वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कवकों के वर्गीकरण में सेकंड वर्ग। और सेकंड वर्ग है वो कौन सा है? एस्कोमाइसीटीज। तो सेकंड वर्ग हमें पढ़ना है और जिन्हें हम क्या कहते हैं? एस्कोमाइसीटीज कहा जाता है। तो इस प्रकार से एस्कोमाइसीटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। एस्कोमाइसीटीज या इस वर्ग के कवकों को हम क्या कहते हैं? इसे हम एक नाम देते हैं सैक फंजाई भी कहा जाता है। सैक फंजाई या इसे हम थैली फंजाई भी कहा जाता है। इसे हम किस नाम से जाना जाता है? थैली फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे थैली फंजाई या सैक फंजाई भी कहते हैं। तो इस वर्ग के सदस्य हैं उन्हें हम किस नाम से जाना जाता है? थैली फंजाई या सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। इस वर्ग के कवक है ये आपको जानना है कैसे आवास में पाए जाते हैं। तो ये कवक होते हैं, ये मर्तजीवी होते हैं। ये कवक मर्तजीवी होते हैं, यानी मर्त सड़े गले पदार्थों पर भी उपस्थित होते हैं। मर्तजीवी होंगे ये किस रूप में होते हैं? अपघटक के रूप में होते हैं। अर्थात आपको जानना है जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों के रूप में परिवर्तित करते हैं तथा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उन्हें अपघटक कहते हैं। मर्तजीवी होते हैं, अपघटक होते हैं, या ये किस प्रकार के होते हैं? परजीवी प्रकार के होते हैं, दूसरे जीवों पर उपस्थित रहते हैं। परजीवी भी होते हैं। या आपको जानना है ये सलमरागी होते हैं। सलमरागी होते हैं अर्थात जीवों की या जंतुओं की विष्ठा होती है, उस विष्ठा को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम सलमरागी कहते हैं। या जो गाय का गोबर होता है उस पर उपस्थित होते हैं, या अन्य पशुओं का गोबर होता है उस पर उपस्थित होता है, उन्हें कार्पोफिलस भी कहा जाता है, जैसे पाइलोलोबस है। तो इस प्रकार से आपको क्या जानना है? ये कैसे होते हैं? सलमरागी या विष्ठा का पोषण करने वाले होते हैं, परजीवी होते हैं, अपघटक होते हैं, और किस प्रकार के होते हैं? मर्तजीवी प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए ये एस्कोमाइसीटीज के सदस्य है। ये सदस्य होते हैं इनका जो इस वर्ग में सम्मिलित कवक, इस वर्ग में सम्मिलित कवकों इस वर्ग में सम्मिलित कवकों के कवक तंतु होते हैं। कवकों के कवक तंतु पट युक्त होते हैं। ध्यान रखना, हमने फाइकोमाइसीटीज में पढ़ा था वहां पर कवक तंतु होते हैं वो पट रहित होते हैं, जबकि यहाँ पर पट युक्त होते हैं। पट युक्त होने के साथ में आपको जानना है शाखित प्रकार के भी हो सकते हैं। शाखित होते हैं एवं आपको जानना एक केंद्र की होते हैं, जबकि हमने देखा था कि जो फाइकोमाइसीटीज बहु केंद्र की होते हैं। तो इसमें कैसे होते हैं? एक केंद्र की होते हैं। तो इनके कवक तंतु होते हैं वे पट युक्त होते हैं, शाखित हो सकते हैं, एवं कैसे होते हैं? एक केंद्र की होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है इनके कवक तंतुओं की विशेषता। अगली विशेषता आप ध्यान दीजिए, इस वर्ग में सम्मिलित कवक होते हैं उनमें जो कवक तंतु या हाइफी होती हैं उसमें पट पाए जाते हैं। तो इनके कवक तंतु में पट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पट पाए जाते हैं। ये पट छिद्रित होते हैं। ये पट कैसे होते हैं? छिद्रित होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनके कवक के पट होते हैं बीच में, वो कैसे होते हैं? उसमें छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, छिद्रित होते हैं, जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य का आवागमन हो सकता है। जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है। यानी पट होते हैं वो छिद्रित होते हैं, जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य का तो आदान प्रदान हो सकता है, केंद्र का नहीं। कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है परंतु केंद्रकों का नहीं। कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है परंतु केंद्रकों का नहीं। केंद्रकों का नहीं, यानी केंद्रकों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है परंतु केवल कोशिका द्रव्य का इसमें आदान प्रदान हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है इनके पट के बारे में, किस प्रकार के पट उपस्थित होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना अलैंगिक जनन होगा वह कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया के द्वारा होता है। आपको पता होगा कोनिडिया होते हैं वे कोनिडिया धर पर बनते हैं। कोनिडिया होंगे वो किस पर बनते हैं? इस प्रकार से आपको ध्यान रखना ये कवक तंतु या माइसीलियम होता है, उस कवक तंतु या माइसीलियम के ऊपर क्या बनते हैं? कोनिडिया का निर्माण होता है। तो कोनिडिया की उत्पत्ति कैसी होगी? बहिर्जात रूप से उत्पत्ति होती है।
उत्पत्ति कैसी होगी, बहिर्जात रूप से होती है, और जिस पर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोनिडियम धर कहते हैं। तो इस प्रकार से कोनिडियम धर नामक संरचना के ऊपर कोनिडिया का निर्माण होता है, वो श्रृंखला के रूप में होता है, और ये कोनिडिया बनते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, एक्सोजीनियसली होती है, बहिर्जात रूप से ये उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इनकी उत्पत्ति होती है वह एक्सोजीनियसली होती है। तो इस प्रकार से एक्सोजीनियसली इनकी उत्पत्ति होती है। तो इनकी उत्पत्ति होगी वह किस प्रकार की होगी, एक्सोजीनियस होती है, अर्थात बहिर्जात रूप से होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, इनके अलैंगिक जनन के बारे में। इनमें लैंगिक जनन होता है, वह लैंगिक जनन के दौरान एस्को बीजाणु बनते हैं। लैंगिक जनन के दौरान इसमें क्या बनते हैं, दौरान एस्को बीजाणुओं एवं एस्कस का निर्माण होता है। एस्को बीजाणु एवं किसका निर्माण होता है, एस्कस का निर्माण होता है। एस्को बीजाणु बनते हैं, साथ में किसका निर्माण होता है, एस्कस का निर्माण होता है। इन एस्को बीजाणु बनेंगे और साथ में क्या बनेंगे, एस्कस का निर्माण होता है। इसलिए ही इस कवक को हम क्या कहते हैं, इसलिए ही इसे क्या कहते हैं, इसे एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या दिया, एस्कोमाइसिटीज कहा जाता है। इसलिए ही इसे हम क्या कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज कहा जाता है, एस्कोमाइसिटीज नाम दिया जाता है। तो ये कवक ध्यान रखना है, इन कवकों में कौन से बीजाणु बनते हैं, एस्को बीजाणु बनते हैं, और किस में बनते हैं, एस्कस नामक संरचना में बनते हैं। कैसे बनते हैं ध्यान रखना है। इनमें दो कवकों के कवक तंतु होते हैं, वह जैसे ये कवक तंतु है, ये कवक तंतु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। ये कवक तंतु है, इस कवक तंतु की एक केंद्रक है, ये भी कवक तंतु है। आपको पता है इनके कवक तंतु होते हैं वे अगुणित होते हैं। दोनों कवक तंतु पास में आने के पश्चात में इनमें जो कोशिका द्रव्य का संलयन हो जाता है, और कोशिका द्रव्य के संलयन की प्रक्रिया को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। कोशिका द्रव्य का संलयन होगा, और कोशिका द्रव्य के संलयन की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मोगेमी के नाम से जानते हैं। तो इनका कोशिका द्रव्य दोनों का क्या हो गया, आपस में संलित हो गया, और ये दोनों केंद्रक एक ही कोशिका के अंदर आ गए। इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्विकेंद्र की अवस्था कहते हैं, डाइकैरियन कहा जाता है, केंद्रक युग्म कहा जाता है। डाइकैरियंस या द्विकेंद्र की अवस्था कहा जाता है। तो डाइकैरियन या द्विकेंद्र की अवस्था इसमें उपस्थित होती है, जबकि फाइकोमाइसिटीज में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो इसमें द्विकेंद्र की अवस्था उपस्थित होती है। ये द्विकेंद्र की अवस्था बनने के बाद में इसके ऊपर की ओर इस प्रकार से एक उभार या जो तंतु बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर की ओर इस प्रकार से उभार बनता है, और उस उभार को हम क्या कहते हैं, एस्कोजीनियस हाइफी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एस्कोजीनियल हाइफी का निर्माण होता है, हाइफी का निर्माण होता है, तंतु का निर्माण होता है। तो एस्कोजीनियल हाइफी या तंतु बनता है, ये तंतु ऊपर की ओर बन जाता है। अब एस्कोजीनियल तंतु बनते हैं, उस एस्कोजीनियल तंतु के अंदर ये दोनों केंद्रक चले जाते हैं। तो ये दोनों केंद्रक कहाँ चले जाएंगे, इस एस्कोजीनियल कवक तंतु के अंदर चले जाते हैं। यानी ये इस प्रकार से ये ऊपर की ओर बना जो एस्कोजीनियल तंतु, ये इस प्रकार से बनने के बाद में दोनों केंद्रक है वो किस में चले जाएंगे, इसमें चले जाते हैं। यहाँ के दोनों केंद्र थे, वो दोनों केंद्र किस में चले गए, इसमें चले गए, और इस प्रकार से संरचना बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्कस कहा जाता है। इस प्रकार की संरचना बनती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एस्कस के नाम से जानते हैं। एस्कस का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। अब एस्कस का निर्माण होने के बाद पश्चात में ये एस्कस होगा, उसके अंदर दोनों केंद्र क्या हो जाएंगे, संलित हो जाएंगे, दोनों केंद्र का आपस में जुड़ जाएंगे। यानी जो एस्कस बना है उस एस्कस के अंदर ही ये दोनों केंद्र संलयन हो जाएंगे, और इससे द्विगुणित केंद्र का निर्माण हो जाता है। डिप्लॉइड न्यूक्लियस निर्मित हो जाता है, द्विगुणित केंद्रक बन जाता है। इस प्रकार से क्या बनेगा, एक द्विगुणित केंद्रक बन जाता है। अब द्विगुणित केंद्रक बनने के पश्चात में इस केंद्रक में यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस दौरान इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन आपको ध्यान रखना है न्यूनकारी विभाजन होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के आधी रह जाती हैं, अर्थात ये कैसा विभाजन होगा, न्यूनकारी विभाजन होगा, और एक अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप में होता है, और 2 स्टेप में होने के पश्चात में कुल केंद्र कितने बनते हैं, 4 केंद्रक बनते हैं। तो इस प्रकार से कुल कितने केंद्रक बनेंगे,
4 केंद्रकों का निर्माण होता है। इन केंद्रकों की बाहर की ओर कोशिका द्रव्य का जमा हो जाता है और इस प्रकार से बनती है संरचना। उसमें क्या होते हैं, 4 केंद्रक बनते हैं। ये इन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, एस को बीजाणु कहा जाता है। इस प्रकार से केंद्रक बनते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, एस को बीजाणु कहा जाता है, एस को स्पोर कहा जाता है। एस को बीजाणु इस प्रकार से निर्मित हो जाते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, इसमें ये बने हैं, इनके चारों ओर के उपस्थित जो कवक तंतु होते हैं वे इनके चारों ओर जमा हो जाते हैं और जमा होने के पश्चात में इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण हो जाता है। यानी इसके बाहर का कवक तंतु, ये इस प्रकार से 4 थे, ये चारों केंद्र इस प्रकार से उपस्थित है। कई बार 4 होते हैं, चारों में कई बार और विभाजन होता है, कई बार 8 भी देखे जाते हैं। इस प्रकार से एक संरचना बनी, दूसरी इसके साइड का कैंसिलियम होगा, उसके भी ऐसा हो सकता है, ये इस प्रकार से बन गई। तीसरा भी ऐसा हो सकता है, इसके अंदर बन गई। इस प्रकार से बनेगा और इसके बाहर की ओर जो इनके चारों ओर के कवक तंतु थे वे इसके बाहर की ओर आवरण बना लेते हैं और इसके आवरण बनने से एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम एस्कोकार्प कहते हैं। इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा, एस्कोकार्प का निर्माण हो जाता है, एस्कोकार्प बन जाते हैं। अब ये एस्कोकार्प है, ये प्रतिकूल अवस्था में बना रहेगा। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो यहाँ से ये बीजाणु होंगे, वो बाहर की ओर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें हम एस्को बीजाणु कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, एस्को बीजाणु कहा जाता है। ये एस्को बीजाणु मुक्त होने के पश्चात में अंकुरित हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। ये एस्को बीजाणु क्या हो जाएंगे, अंकुरित, और अंकुरित होकर के और नए कवक तंतु का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन होता है वह कवकों में देखा जाता है। यानी एस्कोमाइसीट्स कवक होते हैं, उनमें एस्को बीजाणु एवं एस्कस का निर्माण होता है। इस कारण से इसे हम एस्को बीजाणु कहते हैं और इसमें थैली समान संरचना बनती है जिसके अंदर बीजाणु उपस्थित होते हैं। इस कारण से इसे हम सैक फंजाई या थैली फंजाई भी कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किस फंजाई के बारे में, एस्कोमाइसीट्स के सदस्य कवकों के बारे में, जिसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। अब इनके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से, ये आप पूरा नोट डाउन कर लेना। बात करते हैं इनके उदाहरण कौन कौन से, इसके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें आप देखेंगे तो अधिकांश सारे कवक वो किस प्रकार के होते हैं, सभी कवक होते हैं वो बहुकेंद्रकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। जबकि ये इसका एक उदाहरण ऐसा है यीस्ट, जो कि कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। तो एक कोशिकीय यीस्ट भी इसका उदाहरण है और बहुकोशिकीय पेनिसिलियम है या मॉर्केला है, या आपको ध्यान रखना नए सदस्य वो इनके सदस्य होते हैं। सबसे पहला हम उदाहरण ध्यान रखने हैं इसमें, वो ध्यान रखने हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पेनिसिलियम ये कवक है। इस कवक से आपको ध्यान रखना है पेनिसिलिन नामक औषधि सबसे पहले प्राप्त की गई, जो प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं उसमें से प्रथम एंटीबायोटिक्स जो प्राप्त की गई वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्राप्त की गई। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक कवक था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ध्यान दीजिए, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक था। ध्यान दीजिए, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक था। इस कवक से एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ध्यान रखना आपको, कौन से वैज्ञानिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्राप्ति की। प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, सबसे पहली एंटीबायोटिक्स है जो कौन सी है, वह पेनिसिलिन है। ये पूछा जा सकता है, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस कवक में, तो आप क्या ध्यान दीजिए, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये सैनिक डॉक्टर थे, इनके द्वारा इस प्रतिजैविक की एंटीबायोटिक खोज की गई जो कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स थी। ये पेनिसिलिन बी नामक एंटीबायोटिक्स थी जिसको सबसे पहले प्राप्त किया था वह किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये सवाल कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले प्राप्त की गई प्रतिजैविक कौन सी है, पेनिसिलिन है, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है एक और कवक है पेनिसिलियम क्राउसीजीनस। पेनिसिलियम क्राउसीजीनस, जैसे आजकल हम पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं। आइसोपेनिसिलिन नामक पेनिसिलिन होती है, उसको हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आइसोपेनिसिलिन एन नामक पेनिसिलिन होती है, उस पेनिसिलिन को हम किससे प्राप्त करते हैं, आइसोपेनिसिलिन एन नामक पेनिसिलिन है, उस पेनिसिलिन को हम प्राप्त करते हैं पेनिसिलियम
क्राउसी जीनस से प्राप्त करते हैं। तो पेनिसिलियम क्राउसी जीनस से हमें पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। तो आजकल हम किससे प्राप्त करते हैं? क्राउसी जीनस से प्राप्त करते हैं। पेनिसिलिन नोटेटम से सबसे पहले पेनिसिलिन प्राप्त की गई थी, क्योंकि इसे अधिक मात्रा में प्राप्त थी, जिस कारण से आजकल इसका उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, एक और कवक हमें ध्यान रखना है, पेनिसिलियम कंबेर्टाई। कंबेनबर्टाई और पेनिसिलियम कंबेनबर्टाई एवं पेनिसिलियम रॉकफर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफर्टाई, इन दोनों कवकों से हमें पनीर की प्राप्ति होती है। तो इनसे हमें किसकी प्राप्ति होगी? पनीर की प्राप्ति। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमें दूसरा आप उदाहरण ध्यान रख सकते हैं पेनिसिलियम के बाद में, वह आपको ध्यान रखना एस्परजिलस। एस्परजिलस की बहुत सारी जातियां हैं जो कि अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं इसमें, और प्रतिजैविक भी प्राप्त होती हैं। एक आपको ध्यान रखना है एस्परजिलस प्रोलीफेरस। एस्परजिलस प्रोलीफेरस होता है, उसे प्रोलीफेरिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होती है। प्रोलीफेरिन प्रतिजैविक की प्राप्ति होती है, वह एस्परजिलस से प्राप्त होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है एस्परजिलस नाइजर होती है। यह एस्परजिलस नाइजर होगी, यह प्रयोगशाला खरपतवार के नाम से जानी जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रयोगशाला खरपतवार कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रयोगशाला खरपतवार के नाम से जाना जाता है। यानी प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के हम प्रयोगशाला अध्ययन करते हैं, उसमें ये खरपतवार के रूप में उग जाती हैं। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? प्रयोगशाला की खरपतवार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान दीजिए, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होती है। इस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होगी, इसके द्वारा पशुओं यानी मुख्य रूप से चौपायों में इसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है। पशुओं एवं मनुष्य में इनके द्वारा रोग होता है। पशुओं एवं मनुष्य में ये क्या करती है? रोग उत्पन्न करती है। पशुओं और मनुष्य में ये रोग उत्पन्न करती है, इस कारण से इसके द्वारा होने वाला रोग होता है उसे हम एस्परजिलोसिस कहते हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं? एस्परजिलोसिस रोग कहा जाता है। एस्परजिलोसिस रोग होगा वह किसके द्वारा होता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? एस्परजिलोसिस नामक रोग होता है। यह रोग एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होता है। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से ये रोग होता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए एस्परजिलस फ्लेवस, एक और जाति है एस्परजिलस की, एस्परजिलस फ्लेवस होता है। ये आपको ध्यान रखना है टॉक्सिक पदार्थों का स्त्राव करता है, और उस टॉक्सिक को हम क्या कहते हैं? अल्फा टॉक्सिक कहते हैं। तो इस प्रकार से अल्फा टॉक्सिन का स्त्रावण है वह किसके द्वारा किया जाता है? अल्फा टॉक्सिन का स्त्रावण एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा किया जाता है। ये अल्फा टॉक्सिन होता है, ये कार्सिजेनिक होता है, अर्थात कैंसर रोग उत्पन्न करने वाला होता है। अफ्लाटॉक्सिन होगा, यह कैंसर रोग उत्पन्न करने वाला होता है, और यकृत कैंसर इनसे मनुष्य में हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है एस्परजिलस फ्लेवस, जिसके द्वारा अल्फा टॉक्सिन का स्त्राव किया जाता है। ये कवक होते हैं, ये कवक मुख्य रूप से जो मूंगफली चना वगैरह होते हैं उन धान में, ये संचित धान के ऊपर भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के कवक के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ये दूसरा कवक, इसका उदाहरण ध्यान रखना है एस्परजिलस के कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखना है। एस्परजिलस पोलिफेरस, जिससे पोलिफ्रीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होती हैं। एस्परजिलस नाइजर, जिसे हम प्रयोगशाला खरपतवार के नाम से जानते हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, जो पशु एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करती है, इनके द्वारा उत्पन्न रोग को हम एस्परजिलोसिस कहते हैं। एस्परजिलस फ्लेवस होता है, यह आपको ध्यान रखना है जो संग्रहित धान होता है उस पर भी उपस्थित होती है। और आप ध्यान दीजिए इसके द्वारा अफ्लाटॉक्सिन नामक टॉक्सिक पदार्थ का स्त्राव किया जाता है, जो कि कैंसर जनक होता है, यानी कार्सिजेनिक होता है, जो कैंसर रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से कैंसर रोग उत्पन्न करने वाला होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त एक और जाति इसकी ध्यान रख सकते हैं एस्परजिलस, जो एस्परजिलस की जाति होती है चावल पर उपस्थित होती हैं, तो इसे ओराइजी कहते हैं। एस्परजिलस ओराइजी, जिनका उपयोग होता है वह हम अल्कोहल उत्पादन के लिए करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब उसके बाद में अगले एक दो उदाहरण और आप ध्यान दीजिए। तो उसमें एक उदाहरण आप ध्यान दीजिए, मोर्सेला होता है, ये खाद्य कवक होता है। तो अगला एक उदाहरण आपको ध्यान रखना है, कौन सा?
मोर्सेला, और मोर्सेला ये खाद्य कवक है। देखो खाद्य कवकों में आपको कुछ उदाहरण अच्छे से ध्यान रखने हैं। 2 खाद्य कवक आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो यहाँ हम पढ़ेंगे, एक आगे हम पढ़ेंगे एगेरिकस। ये किस प्रकार का कवक है? मोर्सेला। तो मोर्सेला ये खाद्य कवक है। इसे सामान्यतः मोरेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मोरेल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? खाद्य कवक है। तो ये भी आप उदाहरण अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण देख सकते हैं, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा नामक कवक होता है। इसका उपयोग जो जैव रासायनिक एवं आनुवंशिकी प्रयोगों में किया जाता है। इसका उपयोग जैव रासायनिक एवं आनुवंशिकी प्रयोगों में किया जाता है। जैव रासायनिक एवं कौन से प्रयोगों में किया जाता है? आनुवंशिकी प्रयोगों में किया जाता है। जैव रासायनिक एवं आनुवंशिकी प्रयोगों में किया जाता है, प्रयोगों में किया जाता है। जैव रासायनिक आनुवंशिक प्रयोगों में उपयोग करने के कारण से इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, क्योंकि ड्रोसोफिला एक जंतु है जिनका उपयोग विस्तृत स्तर पर जेनेटिक्स के अध्ययन करने में बेटसन, पुनेट इत्यादि ने किया था। इस कारण से उसे हम ड्रोसोफिला, इसी प्रकार से पादप जगत का ड्रोसोफिला है वो किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का ड्रोसोफिला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? तो आप क्या ध्यान दीजिए, न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। तो न्यूरोस्पोरा नामक कवक है, उसे हम पादप जगत का ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान रख सकते हैं क्लेविसेप्स। एक उदाहरण आप और ध्यान रख सकते हैं, कौन सा? क्लेविसेप्स। और क्लेविसेप्स परपुरिया एक कवक है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परपुरिया नामक कवक होता है, वह बाजरा में अर्गट रोग उत्पन्न करता है। बाजरा एवं राई में इनके द्वारा कौन सा रोग होता है? अर्गट रोग होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से बाजरा एवं राई में अर्गट रोग होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो इस कवक के द्वारा होता है, क्लेविसेप्स परपुरिया के द्वारा होता है। तो बाजरा एवं राई में अर्गट रोग क्लेविसेप्स परपुरिया के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान रख सकते हैं, तो उसमें एक उदाहरण आप और ध्यान रख सकते हैं जो हमने पढ़ा था, यीस्ट, या जिसे हम एक कोशिकीय कवक भी कहते हैं, यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। यीस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी कवक होता है। ये किस प्रकार का कवक है? तो आप ध्यान दीजिए, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी कवक है, ये एक कोशिकीय कवक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा कवक है? एकमात्र कवक है जो कि यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। वैसे एक कोशिकीय सदस्यों को हम किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। जबकि यीस्ट है उसको किस जगत में रखा गया है? कवक जगत में रखा गया, क्योंकि इनके जनन की प्रक्रिया वो किसके समान होती है? कवकों के समान होती है। इस कारण से एक कोशिकीय होने के बाद में भी यीस्ट को हमने एस्कोमाइसीडिस के अंतर्गत रखा है, क्योंकि इनमें जनन किसके समान होता है? इस एस्कोमाइसीडिस नामक कवक के जनन चक्र के समान होता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इनका उपयोग होता है वह बेकरी उद्योग में अधिक किया जाता है, इस कारण से इसे बेकर यीस्ट भी कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो बेकरी उद्योग में एवं आपको ध्यान रखना है विटामिन उत्पादन में इसका उपयोग विस्तृत स्तर पर किया जाता है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसका उत्पादन हम किससे कर सकते हैं? यीस्ट से कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा वर्ग है जिसे हम एस्कोमाइसीडिस के नाम से जानते हैं, वह हमारा कंप्लीट होता है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे तीसरा वर्ग जिसे हम बेसिडियोमाइसीडिस कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।